तो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, इनका टैक्स का दुख कम होने की उम्मीद है या फिर वही सेम सीन रहेगा? 3 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट है। एक्सपेक्टेशन है कि ये 3 लाख की लिमिट 5 लाख बढ़ जाएगी। कि सिगरेट्स पे और ज़्यादा टैक्स बढ़ाने की बात समझ में आ रही है कि इंडस्ट्री की ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आस्क है गवर्नमेंट से कि ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंसेंटिवाइज करा जाए। बजट 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 एंड बजट 25। दिस इज द 25th ईयर ऑफ दिस सेंचुरी। जब तक हम 2100 तक नहीं पहुँचते, 25वें साल में बजट आने वाला है। वी हैव EY टैक्स पार्टनर्स विद अस और वो लोग हमें बताएंगे कि उन्होंने इंसाइट्स बना के गवर्नमेंट को ऑलरेडी दे रखा है। उनसे हम लोग ना एक चीट शीट ले लेंगे कि विश लिस्ट में हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन क्या सेट कर सकते हैं। एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग हर साल की तरह कि टैक्स कम हो जाए तो मैं ये कर लूँगा, EMI कम हो जाए तो मैं ये कर लूँगा, लोन पे इतना बच जाएगा, इस पे इतना एग्जाम्पशन बच जाएगा। लेकिन असली चीट शीट इन लोगों के पास है। वी आर गोइंग टू एंटर इनटू कॉन्वर्सेशन जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पर्सनली इफेक्ट करने वाली है अगर आप सुने। सो वी हैव आवर गेस्ट विद अस। वी हैव शालिनी जैन एंड दिव्या भूषण। वेलकम टू द शो। थैंक यू। बजट 2025 ऑलमोस्ट दरवाजे पे है, इट्स नॉकिंग ऑन द डोर, बैंग बैंग बैंग। तो ये सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, इनका टैक्स का दुख कम होने की उम्मीद है या फिर वही सेम सीन रहेगा? तो ध्रुव, दुख की तो डेफिनेशन सबके लिए डिफरेंट है, राइट? आपका दुख डिफरेंट हो सकता है, मेरा दुख डिफरेंट हो सकता है। एक्सपेक्टेशंस हम लोग हर साल बहुत कुछ करते हैं। एक्सपेक्टेशन अभी 3 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट है। एक्सपेक्टेशन है कि ये 3 लाख की लिमिट 5 लाख बढ़ जाएगी। 5 लाख बढ़ जाएगी तो इसका ये मतलब है कि पहली 5 लाख रुपए की सैलरी टैक्स फ्री है। बिल्कुल। तो हमारा एग्जेम्पशन उसके बाद उसके स्लैब्स 5 लाख के बाद शुरू होंगे। 3 एक्सपेक्टेशन है, मैं ये नहीं कह रही कि गवर्नमेंट करेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि हो ही जाएगा, ऐसे उम्मीद की जा सकती है कि जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है न्यू टैक्स रेजीम में वो 3 लाख से बढ़ के 5 लाख हो सकती है। अगर हो जाएगी तो थोड़ा दुख कम हो जाएगा डेफिनेटली। बट ऐसा क्यों कह रहे हो आप कि हो सकती है? डू यू हैव एनी इनसाइट्स, कुछ सीक्रेट्स शेयर करो? नहीं, कोई सीक्रेट्स नहीं है। एक्सपेक्टेशन है, विश लिस्ट है। जैसे आपने बोला कि हमने एज EY टैक्स एक्सपर्ट हमारी एक विश लिस्ट होती है, हम गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हैं। तो हमने पिछले कुछ बजट्स में देखा है कि गवर्नमेंट टैक्स रेट्स रैशनलाइज कर रही है एक मिडिल क्लास लो इनकम अर्नर्स के लिए। 2 चीज़ें हैं, एक ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम करेंटली एप्लीकेबल है, ठीक है? अगर आप कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय है, उसको चूज़ करना है कि उसने ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है या न्यू टैक्स रिजीम में जाना है, अपने में एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। बिकॉज बहुत सारे जो नए यंग सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको नहीं समझ आता। तो उसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, पिछले कुछ सालों में न्यू टैक्स रिजीम को प्रमोट कर रही है। वो कह रहे हैं कि एक ऑर्डिनरी टैक्स पेयर के पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करें, अपने एग्जेम्पशंस को ट्रैक करें, तो हम आपको एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस कम देंगे, लेकिन हटा देंगे, लेकिन हम आपका टैक्स रेट कम कर देंगे। अच्छा। तो आपको एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस नहीं मिला बट आपका टैक्स रेट कम हो गया। तो एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है। तो पिछले 2-3 सालों में हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट न्यू टैक्स रिजीम को प्रमोट कर रही है। तो ये तो हो गई सैलरी वालों की बात। लेकिन दिव्या, टेल मी समथिंग, इज द गवर्नमेंट ऑल्सो डूइंग समथिंग फॉर द पीपल हु आर एक लड़का है जो ऐप बना रहा है और उसका ऐप का आइडिया बहुत यूनिक है ना? उसने ऐप का मतलब डिज़ाइन फाइनल कर लिया, सब कुछ फाइनल है, उसके पास अपने कंप्यूटर में फाइल सेव्ड पड़ी है, लेकिन टैक्स समझ नहीं आ रहा, टैक्स की कंप्लाइंस समझ नहीं आ रहा, टैक्स का पेपर वर्क समझ नहीं आ रहा। इज द गवर्नमेंट प्लानिंग टू डू समथिंग फॉर दीज पीपल जो कि नए यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो ऐप बेस्ड बिजनेस बना रहे हैं, उनके लिए कुछ हो रहा है? हाँ बिल्कुल। तो मैं बोलूँगी कि यंग ऐप एंटरप्रेन्योर्स या स्मॉल स्केल रिटेलर्स के लिए सरकार ने ऑलरेडी काफ़ी कंप्लाइंसेस ईजी कर दी है। तो अगर मैं GST के पर्सपेक्टिव से आपको बताऊं तो पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन लेना। तो सबसे पहली बात तो जो रजिस्ट्रेशन के लिए पड़ाव होता है वो सरकार ने ऑलरेडी, अगर मैं गुड्स की बात करूं तो 20 लाख से 40 लाख बढ़ा दिया। अच्छा। सर्विसेज के लिए अभी भी है 20 लाख, पर हमारी उम्मीद है कि इस बजट में वो पड़ाव भी वो 20 से 40 बढ़ा दे।
इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि 40 लाख के नीचे जिनकी भी ये इनकम है एक साल की, उनको एग्जेम्पशन से, उनको जीएसटी कंप्लायंसेस से एग्जेम्पशन मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो ये। क्या बात? अब दूसरे आते हैं रिटर्न और टैक्स पेमेंट। ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी 2 कॉन्सेप्ट है। एक होता है कॉम्पोजिशन डीलर का कॉन्सेप्ट जीएसटी में। तो किसी का भी टर्नओवर जो 1.5 करोड़ से कम है साल में, तो वो एक कॉम्पोजिशन डीलर की तरह रजिस्टर कर सकते हैं। तो उसमें उन्हें एक बहुत ही इजी रिटर्न भरना पड़ता है जो क्वार्टरली जाता है, मंथली नहीं जाता, और टैक्स पेमेंट भी क्वार्टरली जाती है। एक दूसरी फैसिलिटी है QRMP करके, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। तो कोई ऐसे बिजनेसेस हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो उनके पास ये फैसिलिटी होती है कि QRMP स्कीम में ऑप्ट करे। उसमें पेमेंट भले ही मंथली होती है, पर जो रिटर्न होता है वो क्वार्टरली जाता है। तो ये सुविधाएं काफ़ी सरकार ने ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स इंट्रोड्यूस करी हैं। और लास्ट चीज़ मैं इस टॉपिक पे बोलना चाहूँगी कि अगर हम पेपर वर्क की बात करें तो उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर मैं जीएसटी की बात करूँ तो पूरा का पूरा डिजिटल है, पूरा ऑनलाइन है। एक बहुत ही साधारण फॉर्म है रजिस्ट्रेशन का और रिटर्न का और कंप्लायंसेस का, जो आप सरकार की वेबसाइट में जाके फिल कर सकते हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये थोड़ा परसेप्शन और भय अगर हम मन से निकालें और जाके वो वेबसाइट देखें, तो हम एक्सपीरियंस करेंगे कि कितनी सहूलियत सरकार ने ऑलरेडी प्रोवाइड करी है छोटे बिजनेसेस के लिए। बट आने वाले बजट में 2025 जैसे 25 साल पूरे हो रहे हैं, हाँ, तो एक वे फॉरवर्ड का प्लान तो हमें देखने को मिलेगा कि यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो कि जैसे मैंने बोला कि ऐप बेस्ड बिजनेस बना रहे हैं, हाँ, उनके लिए क्या कुछ ईज करा जाएगा, कुछ मूवमेंट दी जाएगी ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स को और मोटिवेट करने के लिए? आप थोड़े एजेस हो रहे, यंग हो या ओल्ड हो, एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस ओनर्स के लिए ऑलरेडी मैं अगर न्यूट्रल तरीके से बोलूँ तो मैं इसको ऐसे बोलूँगी कि भाई हमें ये भी अप्रिशिएट करना चाहिए जो सरकार ने ऑलरेडी मेजर्स इंट्रोड्यूस कर चुके हैं वो ईज के लिए। आई थिंक हमें वो भी अप्रिशिएट करने चाहिए। तो हो सकता है कुछ छोटे मोटे चेंजेस और आए, बट मेरा पर्सनली ये मानना है कि काफ़ी हद तक ये ऑलरेडी ईजी है फॉर स्मॉल रिटेलर्स या यंग एंटरप्रेन्योर्स। इट इज़ ऑलरेडी फेयरली सिंप्लीफाइड। आई थिंक हम अपने विश लिस्ट को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा रहे हैं, बिकॉज व्हाट आई हियर दिव्या से इज ऑलरेडी काफ़ी गवर्नमेंट बहुत कुछ कर चुकी है। ठीक है। सिगरेट्स यानी कि सिन टैक्स जो हम बात करते हैं, सिन गुड्स पे जो टैक्स लगता है, सिगरेट, अल्कोहल एंड सो फोर्थ, तो इसके बारे में एक सवाल था मेरा। ठीक है। सवाल मेरा ये है कि सिगरेट्स पे और ज़्यादा टैक्स बढ़ाने की बात समझ में आ रही है कि शायद बढ़ सकती है। जो मैंने आपकी रिपोर्ट देखी कि शायद बढ़ सकती है, WHO का भी कुछ कंप्लायंस है। डू यू थिंक कि इससे सच में बेनिफिट होता है टू काउंटर द हैबिट ऑफ सिगरेट्स एंड दीज थिंग्स व्हिच आर हार्मफुल फॉर हेल्थ, या फिर दिस इज अनदर वे ऑफ गेटिंग रेवेन्यू? तो अगर हम सिगरेट की बात करें, जैसे भी कुछ देर पहले आप शालिनी से पूछ रहे थे कि भाई जो सैलरी होती है वो बढ़ेगी या घटेगी, तो अब टैक्स पे के जो हम सैलरी बचाते हैं उससे हमें धूम्रपान क्यों करना है भाई? बात है या नहीं? ठीक है। आपने WHO का पॉइंट रेज करा, तो WHO का एक टोबैको कंट्रोल का कन्वेंशन है। हालांकि ये सरकार पे बाइंडिंग नहीं है, बट ये रिकमेंडेशन देता है। तो अगर आप ग्लोबली देखें तो सिगरेट्स पे रेट काफ़ी हाई है, 70% के आसपास होता है। जैसे आई डोंट नो, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो इंडिया के बाहर रहते हैं, आप देखेंगे वो ज़्यादातर यहाँ से सिगरेट्स लेके जाते हैं। हाँ, बिकॉज वहाँ और भी महंगी मिलती है, बिकॉज ग्लोबली टैक्स उसमें 70% के लगभग होता है, एंड इंडिया में मेरे ख्याल में अभी भी वो 60% के आसपास है। तो अभी भी मार्जिन है सरकार के पास और बढ़ाने का। तो अगर मैं सिगरेट्स की बात करूँ, स्पेसिफिकली सिगरेट्स की, तो हाँ, ये एक्सपेक्टेशन है कि सरकार जो मार्जिन है इसके पास अभी भी, वो यूज़ करते हुए सिगरेट पे टैक्स रेट और बढ़ाएं। तो इसके बाद मैं बोलूँगी कि सिगरेट्स आपकी सेहत के लिए ही नहीं, पर जेब के लिए भी हानिकारक रहेगी। अच्छा, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मुझे लगता था साइंस सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन होती हैं, लेकिन मैं कैलकुलेटर लेके बैठा ईसॉप्स का कैलकुलेट करने के लिए, मेरा कैलकुलेटर क्रैश कर गया। इतना ट्रिकी है ईसॉप्स का टैक्सेशन का जो जो भी फॉर्मेट है। मैं भी साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैंने भी उसके बाद CA करा है, तो इतना मुश्किल नहीं है। तो ईसॉप्स फॉर माय क्वेश्चन जो प्रॉपर क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, स्टार्टअप्स में बहुत लोग काम कर रहे हैं, आधा सैलरी आधा ईसॉप्स ले लो, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। इज देयर अ रिलीफ कमिंग फॉर सच एम्प्लॉइज? सो थ्रू स्टार्टअप एम्प्लॉयज़ के लिए ना गवर्नमेंट ने 2020 में ऑलरेडी रिलीफ प्रोवाइड किया था, लेकिन उसमें कैच है। सिर्फ एलिजिबल जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए है, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं एलिजिबल स्टार्टअप्स के, और आज के डेट में अबाउट 3600 एलिजिबल स्टार्टअप्स हैं सिर्फ,
जबकि आप देखिए कि कितने अनलिस्टेड कंपनीज और कितने और स्टार्टअप्स होंगे। एलिजिबल स्टार्टअप्स का कुछ क्राइटेरिया होता है, वो मीट करते हैं, वो DPIIT से अप्रूवल मिलता है उनको, तो वो एलिजिबल स्टार्टअप्स बनते हैं। तो एलिजिबल स्टार्टअप्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जब उनको शेयर्स मिलते हैं, ESOPs जब कन्वर्ट होते हैं शेयर्स में, तो उनके लिए एग्जेम्पशन है कि उनको उस पॉइंट पे टैक्स नहीं देना, वो टैक्स दे सकते हैं एट अ लेटर पॉइंट इन टाइम। तो उसमें डेफरल ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स कहते हैं कि टैक्स का जो पेमेंट करना है आप बाद में पे कर सकते हो, या व्हेन द एम्प्लॉय लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन, और देयर इज अ प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड विच एवर इज अर्लियर। बट ये रिलीफ है सिर्फ एलिजिबल स्टार्टअप के एम्प्लॉयज़ के लिए। नाउ इंडस्ट्री का जो डिमांड है स्पेशली PVCs का और अनलिस्टेड कंपनीज का, कि ये जो डेफरमेंट ऑफ टैक्स है जो बाद में पे करे टैक्स, खाली स्टार्टअप एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं होना चाहिए, खाली एलिजिबल स्टार्टअप एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं होना चाहिए, सब स्टार्टअप्स के लिए होना चाहिए, इवन इफ दी स्टार्टअप्स आर नॉट एलिजिबल, और बाकी अनलिस्टेड कंपनीज के लिए भी होना चाहिए। और ऐसा क्यों है, लेट मी मे बी इफ यू गिव मी अ मिनट आई विल एक्सप्लेन, कि जब शेयर्स मिलते हैं किसी भी कंपनी एम्प्लॉयज़ को जो अनलिस्टेड होते हैं, उनकी रेडी मार्केटेबिलिटी नहीं होती, मतलब आपको मिला शेयर, आप उसको सेल नहीं कर सकते क्योंकि कोई वो नोट है जो कि अभी मार्केट में RBI ने उसको साइन ही नहीं किया। हाँ, एक तरीके से, ठीक है। तो एम्प्लॉय को क्या पिंच करता है कि उस टाइम पे जब उनको वो शेयर मिला, वो शेयर बेच नहीं सकते, उनके पास पैसा नहीं, तो लिक्विडिटी कहाँ से आएगी। बट उनको क्या करना है उस टाइम पे, उस शेयर के लिए कंपनी को प्राइस भी पे करना है, बिकॉज हमेशा एक एक्सरसाइज प्राइस होता है, और टैक्स भी पे करना है। तो इसलिए इतना डिमांड है स्टार्टअप्स का और अनलिस्टेड कंपनीज का कि ये जो बेनिफिट है खाली उस एलिजिबल स्टार्टअप्स के एम्प्लॉयज़ के लिए मत रखिए, बट हमें इस बेनिफिट को एक्सटेंड करिए। ओके, अगर कोई इंसान स्टार्टअप चालू कर रहा है, ठीक है, ही हैज़ अबाउट 10 एम्प्लॉयज़, और उसका जो टर्नओवर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है, एंड ESOPs उसको मिले थे और वो वैल्यू डिक्रीज कर रही है वगैरह, क्या इस केस में जो कंप्लायंस वगैरह हैं वो भी हेल्प करते हैं उनको कि आपने खरीद तो लिया था लेकिन अब उसका कुछ मिलने वाला है नहीं आपको, बट एंड द लिक्विडिटी इज इज नोवेयर, एज यू सेड कि वो बैंक का ऐसा नोटिस है, बैंक ने भी साइन ही नहीं किया है, इसके लिए कुछ मतलब इज देयर समथिंग कमिंग इन फॉर देम? सो ये गैम्बल है। अच्छा, एम्प्लॉयज़ जो स्टार्टअप ज्वाइन करते हैं उनको पता होता है कि एक स्टार्टअप इज कंसिडर टू बी अ रिस्की एम्प्लॉयर, राइट। या तो आप करोड़पति बन जाओगे, या अगर स्टार्टअप बंद हो गई तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, मतलब वो कहते हैं ना मिट्टी के भाव आपके शेयर्स हो जाएंगे, तो दैट इज अ गैम्बल। ठीक है। अच्छा, स्टार्टअप का तो आपने क्लियर कर दिया कि मतलब गैम्बल है। क्रिप्टो करेंसी का क्या सीन है? आई मीन ये अभी भी वेट एंड वॉच का खेल चलेगा या फिर कुछ इसमें सुनने को मिल सकता है सरकार से? सो क्रिप्टो करेंसी अगर आप देखो थ्रू 2022 में गवर्नमेंट ने देखा कि क्रिप्टो का ट्रेडिंग बहुत बढ़ रहा है, राइट, और रूल्स नहीं थे क्लैरिटी, तो उन्होंने रूल्स लेकर आए। अब क्या है कि जब से वो रूल्स आए हैं थोड़ा सा क्रिप्टो का जो अट्रैक्शन है ना वो कम हो गया है। क्यों कम हो गया है? बिकॉज जो भी गेन है, वर्चुअल डिजिटल एसेट कहते हैं हम इनकम टैक्स लॉ में, जो भी वर्चुअल डिजिटल एसेट का जो सेल होता है उस पर जो गेन होता है वो सीधा 30% पे टैक्सेबल है। अच्छा, उसमें कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो एक डैम्पनर है बिकॉज आपको 30% पे टैक्स पे करना है। और जब आप गेन कैलकुलेट करते हो तो जो भी आपने जिस भी दाम पे बेचा और जिस दाम पे खरीदा था वही डिफरेंस आपका टैक्सेबल है, कोई और डिडक्शन नहीं है। जैसे अगर कोई आप नॉर्मल शेयर्स बेचते हो या कोई और एसेट बेचते हो तो आपको और थोड़े बहुत डिडक्शंस मिलते हैं कि अगर आपको एक्सपेंस है, आपने ट्रांसफ़र के लिए कोई ब्रोकरेज दिया है, कमीशन दिया है, तो इसलिए बड़ा सिंपल गवर्नमेंट ने टैक्सेबिलिटी अभी रखा है जो 30% पे टैक्स है जो भी आपके वर्चुअल डिजिटल एसेट पे गेन है। उसके बाद अगर आपको कोई लॉस है, सपोजिंग आपने खरीदा 100 रुपये में बट आपको बेचना पड़ा 70 रुपये में, राइट, आपका 30 रुपये का लॉस हो गया, उस लॉस को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते किसी भी और इनकम के अगेंस्ट। आप किसी वर्चुअल डिजिटल एसेट के इनकम के अगेंस्ट भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। जैसे कि आपने बिटकॉइन खरीदा, राइट, विच इज अ फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी, और उस पर आपका लॉस हुआ और आपने दूसरा एक वेरिएंट खरीदा जिसपे आपका गेन हुआ, तो आप उसको मैंने बिटकॉइन लिया था 100 रुपये का, हाँ, और वो 80 रुपये हो गया, ठीक है, 20 रुपये का मेरा लॉस हो गया, बट मैंने एक और कोई और डिजिटल करेंसी जैसे फॉर एग्जांपल इथेरियम लिया 100 रुपये का, वो 120 हो गया, तो ये तो आपको जो लॉस हुआ है ना पहले वाले में उसका सेट ऑफ नहीं मिलेगा जो आपने दूसरे में गेन करा है। तो ये एक बहुत बड़ा एनॉमली है, मतलब इट्स अ डैम्पनर, राइट। एक तो नॉर्मल अगर आप कोई भी कैपिटल गेन होता है कि शेयर्स आपने कोई एक कंपनी ए के शेयर्स बेचे, उसमें लॉस है, कंपनी बी के शेयर्स बेचे जिसमें गेन आता, तो आप सेट ऑफ कर सकते हो, तो इसमें सेट ऑफ अलाउड, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट उसको वही मानेगी कि आपको प्रॉफिट तो हुआ है ना, आपको प्रॉफिट हुआ, आपको देना ही पड़ेगा, 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा।
तो ये 2-3 चीज़ें हैं, तो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है कि एक्सपेक्टेशन है कि कुछ इसमें या तो सेट ऑफ प्रोवाइड कर दें या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन ले आएं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो कम रेट पे टैक्स होता ठीक है, है। शॉर्ट टर्म नॉर्मल स्लैब रेट पे टैक्स होता है। ठीक है। तो ये है एक्सपेक्टेशन। अब गवर्नमेंट कितना एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करती है वो तो 1 फरवरी को ही पता लगेगा। ओके, अच्छा मान लो कि कोई बंदा सोच के बैठा है कि मैं कमाऊंगा तो क्रिप्टो से कमाऊंगा वरना नहीं कमाऊंगा, है ना, और उसको करीबन 2 लाख 3 लाख का प्रॉफिट हुआ और उसकी इनकम हुई साल की 2 लाख 3 लाख, तब भी टैक्स देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा, क्योंकि जो बट ये तो उस कंप्लायंस में नहीं आता जो 2.5 लाख तक एग्जेम्पशन है। हाँ, तो इसमें ये अगेन डैम्पनर है कि आप क्रिप्टो के लिए वो जो एग्जेम्पशन लिमिट हम 3 लाख की बात कर रहे थे जो न्यू टैक्स रिजीम में अभी है वो नहीं मिलती है। आपको जो भी गेन है क्रिप्टो से उस पर 30% टैक्स देना पड़ेगा, आपको कोई एग्जेम्पशन लिमिट नहीं मिलेगी। एक और चीज़ जो कि सैलरी स्लिप में हमेशा लिख के आती है, एचआरए का जो एग्जेम्पशन है, मतलब रेंट ऐसी सिटीज़ में भी अब ऐसा, पुणे जिसको Tier 2 सो कॉल्ड Tier 2 सिटी माना जाता है, हैदराबाद Tier 2 सिटी माना जाता है, बट रेंट तो वहाँ पे भी बढ़ते ही जा रहे हैं। सो इज़ देयर एनी रिलीफ कमिंग फॉर द एचआरए? तो पहले तो मैं समझाती हूँ कि एचआरए एग्जेम्पशन कैलकुलेट कैसे होती है। मैं पेपर और पेन लेके और साथ में यूट्यूब की वीडियो लगा के बैठता हूँ, फिर भी नहीं कर पाता। तो मैं आपको समझाती हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए। आपको अपने एम्प्लॉयर से हाउस रेंट अलाउंस मिला, जिसको हम एचआरए कहते हैं, जो आप अर्निंग साइड पे अपनी पे स्लिप पे देखते हैं। करेक्ट। ठीक है, अगर आप रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हो, आप रेंट पे करते हो, तो आप रेंट डिक्लेयर करते हो अपने एम्प्लॉयर को। ठीक है। एम्प्लॉयर जब आपका मंथली टीडीएस काटता है तो एचआरए एग्जेम्पशन कैलकुलेट करता है। वो कैसे कैलकुलेट होती है, तो उसमें 3 स्लैब्स होते हैं कि आपको क्या जो एचआरए मिला है, एक वो स्लैब है, दूसरा है 50% ऑफ बेसिक सैलरी और 40% ऑफ बेसिक सैलरी डिपेंडिंग अपॉन आप किस सिटी में रहते हो। ठीक है। अगर आप मेट्रो में रहते हो तो आपका वो स्लैब होता है 50%। और मेट्रो कौन कौन से हैं? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई एंड कोलकाता, राइट। बाकी सब सिटीज, एनी सिटी अदर देन दीज 4 इज एलिजिबल फॉर 40%। तो 40% ऑफ सैलरी। तीसरा स्लैब है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। इन तीनों का जो मिनिमम होता है वो आपकी एचआरए एग्जेम्पशन होती है। अच्छा। अब प्रॉब्लम जो आपने बोली कि सिटीज लाइक हैदराबाद, गुड़गांव, एनी बैंगलोर, आपका मतलब कितना सैलरीड क्लास, कितना टेक वर्कर्स, कितने स्टार्टअप्स बैंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव में है। अब वहाँ पर डिस्पाइट द फैक्ट कि इतनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, रियल एस्टेट के दाम बढ़ रहे हैं, रेंटल बढ़ रहे हैं, बट जो वो एचआरए एग्जेम्पशन कैलकुलेट होती है वो उसका स्लैब 40% ऑफ सैलरी ही माना जाता है एज ऑफ नाउ। तो ये भी एक डिमांड है कुछ सालों से कि कुछ Tier 2 सिटीज जहाँ पर सैलरीड एम्प्लॉयज की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और जहाँ कॉस्ट ऑफ हाउसिंग बढ़ रहा है, वो भी 50% स्लैब में इंक्लूड कर दी जाए। हम लोग बात कर रहे थे बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, आईटी का बहुत बड़ा बूम हुआ है। एक आईटी इंजीनियर है, मान लेते हैं अभी भी जॉब शुरू करी है, बट एक घर लेना है। नाउ वो जो 2 लाख का होम लोन पे टैक्स का जो कैपिंग है, उसके बारे में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है? बिकॉज होम लोन्स आर एज वीव सीन कि होम लोन्स पे इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो होम लोन में ओल्ड टैक्स रिजीम अगर कोई टैक्स पेयर ऑप्ट करता है तो उसमें उसका अगर अपना घर है जिसके लिए उसने होम लोन लिया है, तो अभी इंटरेस्ट डिडक्शन कैप्ड है 2 लाख रुपए पे। ठीक है। तो वो है कि एक विश लिस्ट है टैक्स पेयर की, वो 2 लाख का अमाउंट बढ़ जाए, एक वो चीज़ है। दूसरा है कि अगर आपने अपना घर रेंट पे दिया है और आपको रेंटल इनकम मिलती है, उसके बाद आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, उसके बाद आपका लॉस आता है। सपोजिंग किसी का इस कैलकुलेशन के बाद लॉस आता है 5 लाख रुपए, तो वो उस साल करंट ईयर में सिर्फ 2 लाख रुपए तक का लॉस सेट ऑफ कर सकता है अगेंस्ट अदर हेड्स ऑफ इनकम। तो वो कैपिंग जो है वो सरकार ने कुछ साल पहले करी थी। पहले अगर आपका रेंटेड अकोमोडेशन होता था और अगर आपका 5 लाख का लॉस आ रहा है तो आप 5 लाख का लॉस अदर हेड्स ऑफ इनकम के साथ सेट ऑफ करके अपना टैक्स कम कर सकते थे। तो वो कैपिंग कर दी थी। तो एक टैक्स पेयर की डिमांड ये भी है कि वो जो कैपिंग है वो हटा दी जाए, जो पहले सिस्टम था उसे वापस ले आ जाए। बट ये सब चीजें अगेन ओल्ड टैक्स रिजीम में रेलेवेंट है। बट सिंस गवर्नमेंट अब न्यू टैक्स रिजीम को प्रमोट कर रही है, क्या फिर भी हम लोग विश कर सकते हैं कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ 2 लाख से 3 लाख हो जाए? हो सकता है। अगर 2 लाख से 3 लाख, आई डोंट नो कितना सरकार करेगी चेंज, बट हाँ, अगर ओल्ड टैक्स रिजीम कंटिन्यू रहेगी तो जिनके पास लोन है तो उनके लिए ये एक्सपेक्टेशन बहुत जायज़ है। अच्छा, एक सीधा फ़ायदा क्या है इस चीज़ का अगर 2 लाख से 3 लाख हो जाता है? एक सीधा पैसे में, जैसे फॉर एक एज्यूम करते हैं कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लोन है, सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी है और इतना हमें एग्जम्पशन मिल रहा है,
एक सीधा सीधा फायदा कितना है? तो अगर 1 लाख रुपए का हम कह रहे हैं एक्स्ट्रा एग्जाम्शन मिल रहा है और सपोजिंग कोई 30% टैक्स ब्रैकेट में है तो उसको 1 लाख रुपए पे 30% का सेविंग्स हो जाएगा। तो 30,000 रुपये साल का टैक्स का फायदा हो जाएगा। हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे सबसे ज़्यादा प्रमोशन चल रहा है, गवर्नमेंट वांट्स कि सब लोग इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर जाएं एनवायरनमेंट के लिए वगैरह वगैरह वगैरह। बट डू यू थिंक कुछ सब्सिडी और कुछ टैक्स में कुछ बेनिफिट मिलने वाला है इस साल, या बजट में कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिल रही है जिससे ईवी सेक्टर जो भी है और जो मार्केट है, शेयर मार्केट है, वो किस तरह से रिएक्ट कर सकती है जैसी बजट में अगर ईवी की कोई बात आई? तो अगर हम 1 मिनट के लिए पहले ये समझें कि भाई आज अगर हम इंडिया की बात करें और इंडिया की ऑटो मार्केट की बात करें, तो क्या आपको पता है कि वर्ल्ड में इंडिया का ऑटो मार्केट 3rd लार्जेस्ट ऑटो मार्केट है। ओके, तो दैट शोज आज कि कितनी ग्रोथ करी है हमारे ऑटो सेक्टर ने। अब इसमें काफ़ी फैक्टर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है। ऑब्वियसली कंज्यूमर प्रेफरेंसेस शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे आपने बोला आप सबको ईवी चाहिए। देयर इज़ लॉट ऑफ एम्फेसिस कि हम इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन करें, बट एक बहुत बड़ा योगदान रहा है गवर्नमेंट के इंसेंटिव पॉलिसीज़ का। तो जैसे ऑटो PLI है, फेम है, ऐसी काफ़ी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने निकाली हैं जिससे कि ईवी मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिव्स दिए गए हैं। करेक्ट, राइट। तो इस बजट में उम्मीद ये है कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं उसमें सरकार थोड़े और फंड्स एलोकेट करे ताकि इन पॉलिसीज़ का टेन्योर और बढ़े। तो ध्रुव, क्या होता है ना, जब गवर्नमेंट इस तरीके के इंसेंटिव्स देती है तो अल्टीमेटली जो कंपनियां ईवीज बना रही हैं उनकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाती है। अच्छा, अब ये जो बचत उनको मिलती है फिर वो अल्टीमेटली कंज्यूमर्स लाइक यू एंड आई को पास होती है। तो अगर गवर्नमेंट अपने लेवल पे इंसेंटिव देती है मैन्युफैक्चरर्स को, तो इन टर्न वो मैन्युफैक्चरर्स फिर इंसेंटिव पास ऑन करते हैं कंज्यूमर्स को, और इससे ईवी की सेल्स और ग्रो कर सकती है। अच्छा, जहाँ तक की बात रही मार्केट की, तो आप कहीं भी देखें या किसी भी साल में देखें जहाँ पे भी गवर्नमेंट कुछ अच्छे इंसेंटिव्स इंट्रोड्यूस करती है या बिजनेस फ्रेंडली मेजर्स इंट्रोड्यूस करती है तो मार्केट का सेंटिमेंट हमेशा अपलिफ्ट होता ही है। तो मैं इस विषय में थोड़ा बुलिश होके कहूँगी कि अगर गवर्नमेंट इन स्कीम्स में फंड्स और एलोकेट करती है तो आई थिंक मार्केट सेंटिमेंट शुड बी पॉजिटिव। ओके, तो यानी ऊपर फायदा मिलेगा तो नीचे भी फायदा मिलेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। लेकिन चार्जिंग कहाँ पे करेंगे इस ईवी को? क्योंकि आप व्हेन यू गो ऑन अ रोड 2 या 3 स्टेशन से ज़्यादा आपको नहीं दिखते हैं अगर 30 किलोमीटर का डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो। डोंट यू थिंक इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए? ध्रुव, ये बिल्कुल सही बात है। ईवी मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ इंडस्ट्री की ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आस्क है गवर्नमेंट से कि ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंसेंटिवाइज करा जाए ताकि कंपनीज उस एरिया में भी इन्वेस्टमेंट करे और हमारे देश में हाईवेज में और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो और एक्सेसिबल रहे। लोकल इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, वहाँ पे जॉब्स बढ़ाने के लिए एक छोटा दुकानदार अगर चाइना से कम्पीट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ लेट्स से फर्नीचर की दुकान है छोटी सी, लेकिन वो बड़ा बनना चाहता है, बड़ा अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहता है, अगर वो एक्सपांड करेगा तो जॉब्स बढ़ाएगा और लोगों को काम मिलेगा। इस सेक्टर में कि जॉब्स बढ़ें इसके लिए सरकार क्या कर रही है? तो ध्रुव, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया फर्नीचर का, बट जैसे ऐसे काफ़ी सेक्टर हैं जैसे टॉयज़ हो, लेदर हो, फुटवेयर हो, तो ये सारे सेक्टर्स एंड ऑफ कोर्स फर्नीचर का आपने एग्जांपल दिया, ये सारे सेक्टर्स को मोर और लेस हम MSME की कैटेगरी से व्यू करते हैं एंड ये ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होते हैं। तो आपने ये बिल्कुल सही सवाल पूछा कि भाई इन सब से तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है, राइट? तो इसके लिए सरकार और इम्पेटस देने के लिए क्या करेगी? तो पिछले बजट में सरकार ने एक एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इंट्रोड्यूस करी थी। ठीक है। तो इस स्कीम की अच्छी बात ये थी कि ये सिर्फ बिग वेट्स के लिए नहीं था, जैसे कि आपने बोला ईवी के लिए तो भाई डीप पॉकेट्स, बट इवन स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स जो कि मेरी सिर्फ 2 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, उनके लिए भी इंसेंटिव है। अच्छा। तो कोई भी कंपनी छोटी या बड़ी 2 से लेके 50 या उससे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे तो उसके लिए सरकार ने काफी इंसेंटिव्स प्रोवाइड करे थे पिछले बजट में। अब वेट इस चीज का है कि वो जो स्कीम गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस करी थी उसको नोटिफाई करे और उसकी जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस है जिसका इंडस्ट्री को काफी वेट है, वो उम्मीद है कि सरकार इंट्रोड्यूस वापस उस पर क्लैरिटी लेके आएगी। फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट होता है कि आप किसी भी सेक्टर को ले तो आप फेजेस में उसकी ड्यूटी का चेंज करें। तो पहले आप इनपुट और रॉ मटेरियल का ड्यूटी अगर घटाएं तो जो फिनिश प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग है उसका पूरा इकोसिस्टम सेटअप हो जाए। एक बार हम उसमें सेल्फ रिलायंट हो, देन कंपोनेंट्स, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा हम उसके फिर कस्टम्स ड्यूटी बढ़ा के उसको इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंकरेज कर सकते हैं। ठीक है।
अच्छा, गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन अबाउट हाउ विल दिस स्मॉल स्केल बिजनेस पर्सन कम्पीट, राइट? तो कस्टम्स ड्यूटी के साथ साथ एक और इंसेंटिव भी इनफैक्ट गवर्नमेंट ने पिछले बजट में अनाउंस करा था, जो कि टॉय, लेदर एंड फुटवेयर के लिए आई थिंक एक टोकन बजट ऑफ 6,000 करोड़ अनाउंस हुआ था. अच्छा. तो इस बजट में हमें उम्मीद है कि सम इंसेंटिव फॉर सम ऑफ दीज लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जैसे कि टॉयज, कोई इंसेंटिव गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करे जिससे इसकी मैन्युफैक्चरिंग इन सेक्टर्स की और सब्सिडाइज हो. कंपनियां सच में यूज कर रही हैं जो इंसेंटिव्स गवर्नमेंट देने की बात कर रही है? हाँ, तो अगर मैं नॉर्मल ऐसे इंसेंटिव स्कीम्स की बात करूं तो डेफिनेटली कंपनीज उनका बेनिफिट ले रही है. अगर हम स्पेसिफिकली जो अभी हमने इंसेंटिव्स डिस्कस करे, टॉयज एक्सेट्रा जिसका अनाउंसमेंट हुआ था, तो वो अभी उसका एक टोकन बजट अनाउंस हुआ है. जो एक्चुअल स्कीम है उसको नोटिफाई होना ये अभी बाकी है. तो हमें उम्मीद है कि इस बजट में किसी प्रकार का इंसेंटिव टॉयज जैसी इंडस्ट्री के लिए अनाउंस होगा. इंडिया का फार्मा सेक्टर दुनिया में सबसे मैं कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा वेल नोन है, सबसे बहुत बड़ा है. आई मीन द काइंड ऑफ ग्रोथ फार्मा सेक्टर ने देखा है इंडिया में पिछले कुछ सालों में, स्पेशली आफ्टर कोविड, इट इज़ रियली फिनोमिनल. राइट. लेकिन R&D पे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, दैट इज़ रियली, आई मीन वो एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर है. जिस तरह से टैक्सेस हैं और जिस तरह से चीज़ें हैं, कुछ फ़ायदा मिल सकता है इस 2025 के जो भी बजट आने वाला है कि फार्मा सेक्टर को हमने एक बूस्टर शॉट दे दिया भाई कि यू गो एंड डू R&D एज वेल. सुध्रुव, अगर हम ग्लोबली भी देखें तो और इकोनॉमीज में भी जहाँ पे भी फार्मा सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म करा है, वहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंड जो R&D पे होता है, जो बजट एलोकेशन होता है, वो काफ़ी हाई होता है. अच्छा. अगर हम इंडिया की तरफ देखें तो आई थिंक अभी जो टोटल सरकार का बजट एलोकेशन होता है ऑफ हेल्थ केयर, उसका एक स्मॉल परसेंट R&D की टुवर्ड्स जाता है. तो इट विल बी रियली ग्रेट. एंड यस, इंडस्ट्री की ये उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो बजट एलोकेशन है टुवर्ड्स R&D, अगर उसको इंक्रीज करे तो उससे डेफिनेटली इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिलेगा. सेकेंड, जैसे आपने राइटली कहा, अगर स्पेसिफिक टू R&D अगर गवर्नमेंट कोई और इंसेंटिव्स भी लेके आए तो दैट विल डेफिनेटली इनकरेज मैन्युफैक्चरर्स टू इन्वेस्ट इन R&D. एंड जितना हम इनोवेट करेंगे उतना ऑफ कोर्स हमारी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी नीचे जाएगी एंड आवर प्रोडक्ट्स विल बिकम मोर अफोर्डेबल टू द कंट्री एट लार्ज. फार्मा की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन डायग्नोस्टिक्स की अगर मैं बात करता हूँ, है ना, एक बहुत बड़ा पार्ट है डायग्नोस्टिक्स का. मैं डायग्नोस्टिक सेंटर गया टेस्ट करवाने, डॉक्टर ने 20-25 टेस्ट लिखे हुए हैं, एक एक्स अमाउंट आता है, ठीक है, मेरा विच इज़ लाइक अ 5 फिगर अमाउंट और 4 फिगर अमाउंट. ठीक, क्या इसमें कुछ रिडक्शन हो सकता है बजट आने के बाद? अगर हम डायग्नोस्टिक लैब्स की बात करें तो उनका जो जितने भी इनपुट होते हैं उन पे उनको GST भरना पड़ता है, जैसे कि 18%, 12%. बट डायग्नोस्टिक लैब्स का जो आउटपुट है वो एग्जेम्प्ट है. तो इस वजह से क्या होता है कि इनके इनपुट पे जो भी टैक्स होता है ये इनके फाइनल कॉस्ट पे लोड हो जाता है, जिसकी वजह से डायग्नोस्टिक सर्विसेज थोड़ी और महंगी हो जाती है. तो ये सेक्टर की डेफिनेटली आस्क है सरकार से कि ये जो इनका इनपुट अटका हुआ है, अगर इसका रिफंड सरकार इनको दे या उसको एग्जेम्प्ट करे तो फिर डायग्नोस्टिक सर्विसेज की प्राइस और कम हो सकती है एंड वो और अफोर्डेबल हो जाएगा. जो भी आपने मुझे बताया है इसको हम पर्सनली छुपा के रखेंगे, बस YouTube पे सबके पास आएगा. We'll share it only on our Instagram channels or YouTube channels. You also share it, but we are not going to tell anybody personally. ठीक है, आप भी प्लीज किसी को मत बताना, बिकॉज द D-Day is 1 February. उस दिन बजट आ ही जाए, सबको पता चली जाएगा कि क्या है और हमारी कितनी विश लिस्ट में से चीज़ें सच में ऑर्डर हो पाती हैं कि नहीं. थैंक यू सो मच शालिनी फॉर शेयरिंग ऑल दोज इनसाइट्स. थैंक यू सो मच दिव्या फॉर शेयरिंग दीज वंडरफुल इनसाइट दैट यू हैव. एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या फ़ायदा है, पर्सनल टैक्स के लिए क्या फ़ायदा है, आई थिंक आपने भी नोट कर लिया होगा. एंड विल सी यू पोस्ट बजट. एक बार अनाउंस हो जाए उसके बाद हम दोबारा बात करेंगे. आप तो ये कह रहे थे, ये हुआ किस दिन, है ना, और ये कह रहे थे, ये हो गया. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Dhruv. So we'll be back again after the budget, and I hope whatever we've said, both Divya and I, some of it comes true at least. Some of it. Yes. बिल्कुल.